हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं दर्पण सूत्र। आखिर समझते हैं कि दर्पण सूत्र की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके बारे में समझा जाए। इससे पहले आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स मालूम होना चाहिए, जैसे कि फोकस क्या होता है, यू क्या होता है, भी क्या होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी और यू और भी का बेसिक टर्म्स आपको मालूम होगा आई थिंक। ठीक है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर दर्पण सूत्र कहां से आता है। उसके लिए मैं एक अवतल दर्पण मान लेता हूं, माना कि एक अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए। अब बोलिएगा सर अवतल दर्पण ही क्यों लिए, उत्तल दर्पण क्यों नहीं लिया गया? कोई भी दर्पण लिया जा सकता था, लेकिन अवतल दर्पण में चीजों को समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अवतल दर्पण लिया है। ठीक है, चलिए। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, ये P हो गया, F है और ये C है। ठीक है, चलिए। एक ऐसा किरण लिया जाए बच्चों जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। पहले तो वस्तु को रख दिया जाए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई वस्तु है, और हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। ये फोकस से होकर गुजर गई बच्चों। ठीक है, चलिए। एक और किरण लिया जाए जो कि इसके ध्रुव पर आपतित हो, सीधे इसके ध्रुव पर पड़ने वाली होगी। ठीक है, तो ध्रुव से जब किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह क्या होगा, आई बराबर आर, यानी कि परावर्तन के नियम को लागू करेगा। ठीक है ना, चलिए। एक और किरण लिया जाए, मैं मान लेता हूं कि एक और किरण ले लिया जाए जो कि इसके वक्रता केंद्र से पार कर रहा होगा। तो देखिए, मैं इसके वक्रता केंद्र से पास करते हुए एक किरण को ले लेता हूं, तो ऐसा होगा। तो परावर्तन के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से पास करती है तो उसी रास्ते से वो वापस लौट जाती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। सभी पर एरोड बना दिया जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों देखिए कहाँ, यहाँ मिल रहा है, यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों यहाँ बनने वाला है। ठीक है, चलिए मैं इसका नाम लिख देता हूँ। ये हो गया ए बी, और ये जो देख रहे हैं आप हो जाएगा ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक ये किरण आरेख आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ 3 किरण लिया है, एक मुख्य समांतर लिया और एक ऐसा किरण लिया जो कि ध्रुव पर आपतित है। और जब कभी भी कोई भी किरण ध्रुव पर आपतित होगी, ध्रुव पर क्या कहीं भी आपतित होगी, तो आई बराबर आर को तो फॉलो करता ही है ना। एक ऐसा किरण लिया जो कि वक्रता केंद्र से पास कर रही है। ठीक है, उसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब हमने बना लिया। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको त्रिभुज को समरूप करने आना चाहिए। अगर त्रिभुज को समरूप करने आता है तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलिए। मैं क्या करता हूं कि 2 त्रिभुज का नाम लिखता हूं। त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है, आपका समरूप होगा त्रिभुज ए बी पी के। क्यों समरूप होगा सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो ये वाला कोण तो ए डैश बी डैश पी, मतलब इस त्रिभुज के बारे में बात किया जाए बच्चों, यहां से यहां तक इस त्रिभुज के बारे में, और एक बड़ा सा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये वाला बड़ा सा त्रिभुज, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, और आई बराबर आर, यानी कि किसी भी दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही कोण बराबर अगर मिल जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसीलिए लिखा जा सकता है कि यहां से कहा जा सकता है ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान होगा, वो लिखा जा सकता है आपका ए डैश पी, लिख दीजिए बच्चों, ए डैश पी आप बटा ए पी लिख दिया जाए। बटा क्या लिखा जा सकता है, ए पी, और मैं इसे मान लेता हूं समीकरण नंबर पहला मान लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है ना, देखिए एक और दो त्रिभुज को फिर से समरूप करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो इस बार छोटे छोटे त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है और ये त्रिभुज दिख रहा है, इन दोनों को मैं समरूप करने जाना हूं। यानी कि मैं त्रिभुज का नाम लिखता हूं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखा जाए तो ए बी सी हो जाएगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं,
क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। कारण क्या होगा? सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना, सम्मुख कोण हो गया। और साथ साथ यहाँ देखा जा सकता है ये 90 डिग्री है और ये भी देख सकते हो कि 90 डिग्री है, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी कि फिर से यहाँ पे लिखा जा सकता है बच्चों, ए डैश बी डैश बटा ए बी का मान इस बार लिखाने वाला है, वो लिखाने वाला बच्चों ए डैश सी बाई लिखा जा सकता है ए सी। ये समीकरण नंबर हो गया आपका दूसरा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को अगर देखोगे आप तो बहुत इंटरेस्टिंग बात पाओगे। क्या पा रहे हो कि समीकरण पहला और दूसरा से, अब देखिए इन दोनों में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश बाई ए भी लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश बाई ए भी लिखा गया है, यानी कि इन दोनों का बामा पक्ष बराबर है। यदि दोनों का बामा पक्ष बराबर होगा तो दाहिना पक्ष भी बराबर होना है। यानी कि हर एक बच्चा लिख सकता है यहाँ से कि सर ए डैश पी का मान अब बाई ए पी बराबर लिखा जा सकता है ए डैश सी बाई ए सी, और इसे मैं मान लेता हूं समीकरण तीसरा। चलिए अब देखिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको मालूम होना चाहिए। कैसे कैसे? सबसे पहले मैं मान निकालता हूं ए डैश पी का। किसका मान निकालता हूं बच्चों? ए डैश पी का मान निकालता हूं। और देखिए जितने भी दूरियां यहाँ पे लिखी गई है उन सबको ध्रुव से मापनी है, इसलिए ए डैश पी को ध्रुव तर लेकर चलो कि ए डैश पी को ध्रुव से क्या लिखा जा सकता है। तो ए डैश पी देखिए, ए डैश पी देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो यहां से यहां तक जो दूरी आपको दिख रहा है उसे प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। यानी कि ए डैश बी के जब पी के जगह लिखा जा सकता है भी। क्या लिखा जाता है बच्चों? भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला मैं बात करूं ए पी, किसके बारे में बात किया जाए? ए पी के बारे में बात किया जाए। ए पी तो देखिए ए पी कौन सा है? ए से लेकर के पी तक, यानी कि ये वस्तु है और ये ध्रुव है, इसे लिखना चाहिए वस्तु दूरी के बराबर, यानी कि यू हो जाएगा। चलिए अगला एक और बात किया जाए, इसके बारे में बात किया जाए, ए डैश सी के बारे में बात किया जाए। ए डैश सी, अब देखिए ए डैश सी को भी कहां लेकर जाना है? ध्रुव से मापना है। जितनी भी दूरियां हैं सबको ध्रुव से ही मापना है। तो ए डैश सी के बारे में बात किया जाए यदि, तो ए डैश सी, ए डैश सी यहां से यहां तक, यहां सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक की बात मैं करने जा रहा हूं। ध्रुव से मापने के लिए इसे लिखा जा सकता है बच्चों सीपी माइनस सीपी, मतलब यहां से यहां तक पूरा हो गया, माइनस ए डैश पी लिखा जा सकता है। माइनस लिखा जा सकता है बच्चों ए डैश पी। अब सीपी देखोगे तो वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा, यानी कि यहां पर लिखा जा सकता है आर माइनस होगा आपका भी। ठीक है, चलिए एक और बच गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखा जाए तो मैं किसका मान निकाल देता हूं यहां से। देखिए AC का मान निकालता हूं। AC यानी कि AC को भी घुमा फिरा करके लेकर जाना पड़ेगा, आपको ध्रुव से ही मापना होगा। AC तो देखिए AC कहाँ है? ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो AC को ध्रुव से मापा जाए तो AP मतलब पूरा AP में से यदि इसको घटा लिया जाए, CP को घटा लिया जाएगा तो वो ध्रुव से जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग जानते हैं कि AP मतलब क्या होता है? A से P तक यानी कि वस्तु दूरी हो जाएगा, U लिखा जा सकता है। CP मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? R वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। ये लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या करना है, इन सभी को जो भी मान आए हैं उन सभी को समीकरण नंबर कौन सा? तीसरा में रखा जाए, यानी कि समीकरण तीसरा को अगर देखा जाए, दोबारा मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर देखा जा सकता था कि A डैश P बटा AP का मान किसके बराबर था बच्चों? ए डैश सी बाई AC के बराबर था। अब मैं क्या करता हूं, इन सभी मान को यहां पर रख देता हूं। तो A डैश P का मान देखा जाए बच्चों कितना है? B है, यानी कि V बटा U बराबर A डैश C का मान कितना बच्चों? R माइनस B है। AC के बारे में अगर बात किया जाए तो वो होगा U माइनस R के बराबर होगा। चलिए इसके बाद क्या करना है, दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, चला जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे
तो वो क्या आने वाला है, v इंटू u माइनस आर, v इंटू u माइनस आर बराबर u इंटू क्या लिखाने वाला बच्चों, r माइनस भी, u इंटू r माइनस भी के बराबर होगा। चलिए अब गुना कर दिया जाए, तो गुना करोगे तो क्या होने वाला है, गुना करोगे बच्चों तो यहां से आएगा यू भी माइनस भी आर, यू भी माइनस भी आर का मान आ जाएगा यहां से यू आर माइनस यू भी के बराबर होगा। अब क्या कीजिए कि यहाँ देखो यू भी को इधर मैं भेज देता हूं और भी आर को इधर भेज देता हूं, यानी कि यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा और वो होगा 2u भी के बराबर, वो लिखाएगा यू आर प्लस भी आर के बराबर होगा। अब क्या किया जाए कि सभी पदों को u भी r से भाग दिया जाए, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं सभी पदों को u भी r से भाग देने पर चलिए भाग दिया जाए। तो जब भाग दोगे तो u इंटू भी बटा u भी r बराबर u r बटा लिखा जाएगा आपका u भी r होगा, प्लस भी r बटा लिखा जा सकता है u भी r। जब भागा दोगे, अब देखिए यहाँ से u से u कट गया, v से v कट गया, u से u कट गया, r से r कट गया, v से v गया, r से r गया, यानी क्या बच्चा बच्चों 2/r का मान बच गया है आपका 1/v प्लस 1/u। और एक बात हम लोग और जानते हैं कि f बराबर लिखा जाता है बच्चों r/2, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि 1/f का मान होगा 2/r, दोनों तरफ पलट दो तो 1/f का मान, इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है, 1/f का मान होगा 2/r, यानी कि यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो गया। और इस तरह से हम लोगों ने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।